हेलो सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीए शिवाली और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 4। उसमें बहुत सारे एसेज है, ठीक है। तो उसमें से ऐसे है ऐसे 500 दैट इज ऑडिट एविडेंस, वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। आप लाइक करते हो तो मुझे समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है और मुझे और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब तो आपको करना है, ठीक है, ताकि आगे आपको ऑडिट के ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। एक और बात, अगर आपको रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन करने हैं हमारे, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू दी ऐसे 500, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ऐसे की डेफिनेशन है, दैट इज ऑडिट एविडेंस मतलब क्या होता है? क्या होता है? सिंपल, इट्स इंफॉर्मेशन होती है, सिंपल। किस बात की इंफॉर्मेशन है? जो ऑडिटर यूज करता है अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट एविडेंस। क्लियर? इस ऑडिट एविडेंस में दो चीजें आती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है? जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन में मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिटन कंफर्मेशंस, ठीक है। तो ये सब आते हैं ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड होता है। क्लियर? दो टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। सबसे पहले, एक्चुअली दो टाइप के नहीं बोल सकते इसे, दो टाइप ऑफ नेचर के। तो अगर हम दो टाइप ऑफ सोर्स बोल सकते हैं, अगर नेचर पे डिपेंड करे, जैसे विजुअल जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं या जो हम छू सकते हैं, ऐसे टाइप, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री को हम काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओरल जो भी हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्री जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। प्लस डिपेंडिंग ऑन सोर्स, दैट इज एविडेंस, इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या? जो ओरिजिनेट होते हैं कंपनी से, ठीक है। एंड जैसे सेल्स इनवॉइस, कॉपीज ऑफ सेल चालान। और एक्सटर्नल एविडेंसेस जो बाहर से मिलते हैं, जैसे कंफर्मेशंस या बैंक स्टेटमेंट्स, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल एविडेंसेस। क्लियर? अब एविडेंसेस से रिलेटेड हमें रिलेवेंस और रिलायबिलिटी देखनी पड़ती है। एविडेंस को यूज करने से पहले ये दो चीजें हमें देखनी पड़ती है। रिलेवेंस मतलब क्या? कि एक कनेक्शन होना चाहिए, तुम जो चेक करना चाहते हो और चेक करने के लिए जो तुम प्रोसीजर यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम्हें चाहिए कि जो भी सेल्स इनवॉइसेज है या जो भी परचेज इनवॉइसेज है फॉर एग्जाम्पल्स, वो कोई ओवर स्टेटेड तो नहीं है, मतलब कोई डबल एंट्री तो नहीं हुई है, तो उसके लिए तुम्हें सारे ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ेंगे परचेज के। तो ये उसकी ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है। इस ऑडिट प्रोसीजर से तुम्हें क्या एविडेंस मिला? कि जो भी परचेस इनवॉइसेज है उसमें कोई भी डबल एंट्री नहीं है, ठीक है। बट यही अगर परचेस इनवॉइस का तुम मिसिंग देखना चाहते हो, तो मिसिंग के चक्कर के लिए तुम सेम ऑडिट प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? क्रेडिटर्स का काम, या बाद में कोई पेमेंट तो नहीं हुआ है, या फिर डॉक्यूमेंट्स तो उससे रिलेटेड नहीं है। तो इससे पता चलेगा कि उससे कोई एंट्री छूट तो नहीं गई, मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस मतलब जो भी तुम्हें ऑडिट एविडेंस जमा करने हैं, दैट शुड बी रिलेवेंट, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर उससे रिलेवेंट होनी चाहिए, जो भी ऑडिट एविडेंसेस तुम्हें जमा करने हैं। क्लियर? के बाद रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कि भरोसेमंद होना चाहिए, ठीक है। जिस सोर्स से वो एविडेंस आया है वो सोर्स सही होना चाहिए। क्लियर? क्या लिखा है? रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर ऑडिट एविडेंस इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स एंड नेचर। वो कहां से आया है, ठीक है। अब जनरली रिलायबिलिटी के बारे में जो एक सोच बोली जाती है, एक जनरलाइजेशन बोलते हैं उसको, अगर ये है मतलब वो रिलायबल होता है, ठीक है। अब ये मतलब क्या क्या है? कि अगर वो इंडिपेंडेंट सोर्स से आया है, आउटसाइड द एंटिटी के अंडर का नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, तो वो ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे कंट्रोल्स इफेक्टिव है, उस पर्टिकुलर असर्शन से रिलेटेड या पर्टिकुलर एविडेंस से रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स है, इंटरनल कंट्रोल्स, वो अगर इफेक्टिव है, वो सही है, तो वो रिलायबल माना जाता है, ठीक है। अगर ऑडिट एविडेंसेस डायरेक्टली ऑडिटर लेके आया है या ऑडिटर के थ्रू आया है, ठीक है, या ऑडिटर ने उसको अपनी प्रोसीजर्स के थ्रू लाया है, तो वो रिलायबल माना जाता है, ठीक है। ओरल से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ज्यादा रिलायबल माना जाता है, ठीक है। और कॉपीज से बेटर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर मिले, तो दैट इज मोर रिलायबल। तो दीज आर सम जनरलाइजेशंस कि ये अगर है तो ऑडिट एविडेंस तुम्हारा रिलायबल है, भरोसा रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई दो चीजें। अब दो चीजें और क्या है? सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। सफिशिएंसी सिंपली मीन्स क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएटनेस इज क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब क्या? कि एक चीज को कंफर्म करने के लिए कि तुम कितने टाइप ऑफ और कितने क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस जमा करते हो। तो अगर इसे एक एसेट है, जैसे फर्नीचर है, ठीक है, या मशीनरी है,
तो वो कंपनी की है या नहीं, इसके लिए तुम क्या क्या ऑडिट एविडेंसेस जमा कर सकते हो, ठीक है। फिर या फिर उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं, ठीक है, उसके लिए तुम उसका इनवॉइस देख सकते हो, उसका पेमेंट देख सकते हो, ठीक है, क्या एंट्री की, ठीक है, उसका कोटेशन क्या था। तो दीज आर द नंबर ऑफ एविडेंसेस जो एक चीज को कंफर्म करने के लिए तुमने जमा किए, ठीक है। एंड क्वालिटी मतलब क्या, कि उसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। क्लियर, उसका रिलेवेंस और रिलायबिलिटी ज्यादा है। क्लियर। अब जब भी तुम ऑडिट एविडेंसेस जमा करते हो, ऑडिट एविडेंसेस हम कहां से जमा कर सकते हैं, हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, प्रीवियस ऑडिट से डेटा ले सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, जैसे अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का कर रहे हो तुम ऑडिट, तो उस केस में जो एक्चुअरीज होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने जो भी काम किया है उनकी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कभी कभी मैनेजमेंट ने अगर कोई चीज देने से मना कर दिया तो दैट इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस। क्लियर। नेक्स्ट, अब सफिशिएंसी में क्या क्या चीजें आती है, सफिशिएंसी में क्या क्या चीजें आती है, या सफिशिएंसी किन किन चीजों से अफेक्ट होती है। सबसे पहले मटेरियलिटी, ठीक है। सफिशिएंसी मतलब हमने क्या देखा, सफिशिएंसी इज क्वांटिटी, कि किस चीज के लिए कितनी क्वांटिटी जमा करनी है, कितने कितने प्रूफ जमा करने हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले मटेरियलिटी, वो पर्टिकुलर असर्शन, वो पर्टिकुलर चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, उससे रिलेटेड रिस्क कितनी है, फिर वो इनहेरेंट हो सकती है या कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। तो जितनी कम ये रिस्क होगी उतने ही तुम्हें एविडेंसेस कम लगेंगे। सिंपल, जितनी रिस्क कम उतने एविडेंसेस कम। और तीसरा, साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, मतलब क्या, अगर एक तरह के ट्रांजैक्शंस है तो तुम्हें उतने प्रूफ्स उसके कम लगे। इक्का दुक्का देख लिया, इक्का दुक्का ट्रांजैक्शंस देख लिए, बाकी के परचेसेस को चेक करने की जरूरत नहीं है, सब एक जैसे ही है, ठीक है। बट अगर हर चीज अलग अलग है, जैसे हर असेट अलग अलग है, तो हर असेट से रिलेटेड नंबर ऑफ एविडेंसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो कोई बोला है कि लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्मॉलर मोर होमोजीनियस पॉपुलेशन। क्लियर। के बाद ऑफ कोर्स अगर ऑडिटर को मतलब डाउट है उसकी रिलायबिलिटी पे, इसकी ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट है, ठीक है, या वो दूसरे ऑडिट एविडेंसेस के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उसको अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना पड़ता है और चेकिंग करनी पड़ती है, इन शॉर्ट सिंपल, ठीक है। कौन सी चीजों को हम एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेट, मतलब जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो भी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी काम करेगा, उसको हम एज अ ऑडिट एविडेंस कब कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। क्या लिखा है, इवन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में बी इफेक्टेड बाय सच मैटर। मतलब कि उस इंफॉर्मेशन को कितना यूज करना है, उससे रिलेटेड कितनी हमें उसके काम करना है, कितना ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि जो भी वो काम कर रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितना वो कॉम्प्लेक्स काम है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, उससे रिलेटेड रिस्क कितना है, ठीक है, उससे रिलेटेड और कोई ऑल्टरनेट सोर्स है क्या जो उससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना मतलब उसका काम का स्कोप क्या है, कितना उसने कवर किया है अपने काम में, ठीक है। उसके बाद वो जो एक्सपर्ट है वो मतलब कंपनी का बंदा है या पार्टी, मतलब आउटसाइड पार्टी है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट का उसके ऊपर कितना कंट्रोल है, ठीक है। फिर उसका मतलब उस जो भी वो प्रोफेशनल है उसने अपने स्टैंडर्ड्स को कितना फॉलो किया है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी दिखती है इससे, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है कि कंपनी के कोई कंट्रोल से क्या उसके काम के ऊपर, कि जो भी वो काम कर रहा है कि वो ऑटोमेटिकली कंपनी चेक कर पा रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक कर पा रही है, ठीक है। प्लस ऑडिटर का क्या नॉलेज है उस फील्ड के बारे में जो भी वो काम कर रहा है, एंड अगर उस ऑडिटर को उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट का कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा तो वो कैसा है। ये सब चीजें से डिपेंड करता है कि हमें कितना घुस के काम करना है, ठीक है। हो सकता है पिछले किसी ऑडिट में उस एक्सपर्ट का काम देख लिया हो, तो अब हमें इतना घुस के काम करने की जरूरत नहीं है, वो कर रहा है सही कर रहा हो, हमें देख लिया उसका काम, क्लियर। तो ये सब उसके पॉइंट्स है। उसके बाद और क्या बोला है, अब ये बोल रहा है कि इसका पर्सनल हमें उसको चेक करना है। ऊपर तो हो गया कि इन सब पे डिपेंड करता है कि हमें कितना घुस के काम करना है, कितना ऑडिट प्रोसीजर है। इन चीजों का मतलब क्या है कि हम उसकी पर्सनल उसको चेक कर रहे हैं कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो कितनी काम की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और उसके काम को हमको प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है, वो हमारे लिए कितना रिलेवेंट है, क्लियर। के बाद जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो एंटिटी से प्रोड्यूस हुई है, जो एंटिटी से आई है, उसका ऑडिट एविडेंस करने को देखते हैं, ऑडिट एविडेंस यूज करने को देखते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो उस इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस दिखना पड़ता है। ऑफकोर्स कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को हम एज ऑडिट एविडेंस नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। एंड प्लस उसको डिटेल में हमें पूरा उसको इवैल्यूएट डिटेल में चेक करना पड़ता है
ठीक है, जैसे अब मैंने बोला कि ये जो सब इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सब कहाँ से आ रही है, जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है या जो भी इनवॉइसेज है या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब एंटिटी से आ रहा है। तो हमें एक एक चीज को अच्छे से इवैल्यूएट, एक एक चीज को हमें ऐसे से चेक करना पड़ता है, उसका सोर्स कहाँ से वो आया है, ठीक है, और कहाँ को जाएगा। तो ये सब हमें इन डिटेल चेक करना पड़ता है ताकि हम उसे एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सके। क्लियर? वही दिया है कि कहाँ कहाँ से ऑडिट एविडेंसेस आते हैं। हम जब इवैल्यूएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, रीपरफॉर्म करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, ठीक है, फिर वो डिफरेंट सोर्स से आ सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस, प्लस मतलब थर्ड पार्टी से ऑडिट एविडेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, कंपेयर मतलब जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं आजू बाजू के, उनसे हम डेटा लेके अपनी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ऑडिट एविडेंस। तो अलग अलग जगह से ऑडिट एविडेंसेस आते हैं, ठीक है। अब ऑडिट एविडेंस को जमा करने के लिए हम दो टाइप ऑफ प्रोसेस करते हैं। पहला क्या है, रिस्क असेसमेंट, और दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट मतलब क्या कि इट्स अ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, इट्स अ ऑडिट प्रोसीजर जो क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, रिस्क। सिंपल, एंटिटी को पहचान के, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को पहचान के उससे रिलेटेड क्या रिस्क है, ये सब देखना इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एक ऐसी ऑडिट प्रोसीजर है जिसमें हम इंटरनल कंट्रोल्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम एंटिटीज को समझते हैं, ठीक है, और उससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती है। सिंपल। और सेम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इन डिटेल चेकिंग। दो चीजें होती है उसमें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑफकोर्स अपन कंट्रोल्स टेस्ट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम दो चीजें चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब क्या, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस को चेक करना, ठीक है। एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर रेशियोज लगाना, पास्ट ईयर, करंट ईयर, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, इंडस्ट्री का क्या है, कंपनी का क्या है। तो ऑल दीज आर एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर? अब आते हैं असर्शन पे। इतने बार मैं असर्शन बोल रही हूँ। असर्शन मतलब क्या, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। मतलब सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ कि जो लिखा है, ठीक है, वो मैनेजमेंट कंफर्म करे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 लाख का वैल्यू, 10 लाख का असेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमारे पास 10 लाख का असेट है, 10 लाख की वैल्यू का असेट है। दैट इज कॉल्ड असर्शन, इट्स अ काइंड ऑफ कंफर्मेशन, ठीक है। इसलिए बोला है एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके बेसिस पे हम लोग ये जज करते हैं कि वो मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि है, अगर एक्चुअली चेक करने में 10 लाख की असेट नहीं निकली मतलब मिसस्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम एक्चुअली असर्शंस को ही चेक करते रहते हैं। क्लियर? अब कौन से टाइप ऑफ असर्शंस होते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को ले लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, जो P&L में होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो उसमें क्या क्या वो लोग क्लेम करते हैं, बोल सकती हूँ मैं, क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं कि सबसे पहला तो ऑकरेंस मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए वो एक्चुअल में हुए हैं और वो एंटिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो भी रिकॉर्ड हुए वो सारे मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए, ठीक है, ऐसा कोई छूटा हुआ नहीं है। तीसरा, एक्यूरेसी मतलब कि जो भी अमाउंट है वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड है। अगर 10 लाख के परचेसेस बोले थे तो परचेसेस 10 लाख के ही है, ठीक है। कट ऑफ मतलब करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में आए हुए हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के ही बीच के सारे ट्रांजैक्शन है। एंड क्लासिफिकेशन, उनका प्रॉपर अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन हुआ है, कैपिटल को कैपिटल, रेवेन्यू को रेवेन्यू, प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुआ है। तो दीज आर रिलेटेड टू क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो बोलते हैं एक्सपेंस से रिलेटेड, एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड बोल सकते हैं। अब आता है अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड। क्या अकाउंट बैलेंस मतलब जो बैलेंस शीट में होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या है, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस, अगर 10 लाख की असेट दिख रही है तो वो है, तभी दिख रही है, नहीं होती तो नहीं दिखती, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, दिख रही है क्योंकि उसका हमारे ऊपर राइट है, हमारा उसके ऊपर राइट है, ठीक है, हमारा उसके ऊपर राइट है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटनेस, सारे एसेट लाइबिलिटीज है वहां पे, जितने दिख रहे हैं वो सारे हैं, ठीक है, कोई छूटा हुआ नहीं है। एंड वैल्यूएशन इज कि उसका जो भी हमने निकाला हुआ है वैल्यूएशन वो करेक्ट है, सारी कॉस्ट, सारे एडजस्टमेंट करके किया है, ठीक है। एंड सेम चीज हमें प्रेजेंटेशन के बारे में भी दिखनी पड़ती है कि जो भी प्रेजेंटेशन है, दैट इज डिस्क्लोज्ड इवेंट, ट्रांजैक्शंस, अदर मैटर्स हैव ऑकर्ड एंड मतलब जो भी लिखे हुए हैं डिस्क्लोजर्स वो एक्चुअली हुए हैं, ठीक है, सारे डिस्क्लोजर्स कंप्लीट है, ठीक है, प्रॉपरली वो प्रेजेंट किए गए हैं और उसमें जो भी वैल्यूएशन है वो करेक्ट अमाउंट पे। सो दीज आर द असर्शंस, दीज आर द क्लेम्स जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू करता है, ठीक है। अब उसमें और एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव असर्शन। नेगेटिव असर्शन मतलब क्या, सिंपल, जो नहीं है वो नहीं है। अगर असेट साइड में बिल्डिंग नहीं दिख रही है ना, तो बिल्डिंग नहीं है कंपनी की, इसीलिए नहीं दिख रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव असर्शन। जो है वो है, ठीक है, वही लिखा है। So negative assertion are also encountered in the financial statement and the same may be expressed or implied
That means if it is stated that there is no contingent liabilities, it would be expressed as negative assertion. Similarly, if there is no item as building, तो it is implied कि कोई भी बिल्डिंग नहीं है. एक तो लिखा हुआ होगा कि ऐसा नहीं है, या फिर वो चीज होंगी ही नहीं, वो हेडिंग होगा ही नहीं. क्लियर? अब आते हैं ऑडिट प्रोसीजर की. एक्चुअल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर की जाती है? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करना. ठीक है. दूसरा ऑब्जर्वेशन, देखना क्या प्रोसेस चल रही है. ठीक है. उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन, डेटर्स से जो लेते हैं, बैंक से लेते हैं. ठीक है. उसके बाद रिकैलकुलेशन, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो वापस से करना, जैसे इन्वेंट्री काउंट वगैरह हो गया. ठीक है. उसके बाद रीपरफॉर्मेंस, कोई भी प्रोसीजर या कोई भी चीज जो ऑलरेडी एंटिटी कर चुकी है उसको वापस करना. जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, रिकंसिलेशन. ठीक है. या एजिंग ऑफ डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल. फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, रेशियोज लगा के देखना. ठीक है. एंड लास्ट इज इंक्वायरी, पूछापाछी करना मैनेजमेंट से या एम्प्लॉय से. तो दीज, इनके ही थ्रू तुम कुछ भी कर रहे हो, इनके ही थ्रू क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल भी चेक होता है, इनके ही थ्रू होता है. ठीक है. ट्रांजैक्शंस भी चेक होते हैं, इन्हीं प्रोसीजर्स को यूज करके ट्रांजैक्शंस चेक होते हैं. क्लियर? अब और एक टर्म आता है, दैट इज ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल मतलब क्या? चीजें स्टार्ट टू एंड चेक करना. सिंपल. सोर्स डॉक्यूमेंट से लेके, अकाउंटिंग एंट्री से लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सब कुछ चेक करना. दैट इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल. कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स या कुछ सॉफ्टवेयर में ये इनबिल्ट होता है कि तुम एक झटके में पूरा ऑडिट ट्रेल देख सकते हो, ये कहां से आया और कहां गया. अदरवाइज ऑडिटर को बनाना पड़ता है. ठीक है. क्या लिखा है? An audit trail is documented flow of transaction. It is used to investigate how a source document was translated into accounting entry, and from there it was inserted into financial statement of entity. Clear? And last is कि जो भी हम ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं, तो n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं. ऑफ कोर्स, जैसे अगर तुम रिलायंस का ऑडिट करने जा रहे हो तो उसमें लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं. एंड ऑडिटर इज ऑलवेज डोंट हैव दैट टाइम कि वो एक एक करे, और एक एक करने के बाद भी उसको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता. तो व्हाट ही डू कि वो सैम्पलिंग करता है. ठीक है. वो 1000 की पॉपुलेशन से 100 निकालता है या 10 निकालता है. ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप के, ऐसा नहीं कि पहले 10 निकाल लिया आखिर की 10 निकाल दिए, नहीं. वो इस तरह से उसको अरेंज करता है कि हर टाइप ऑफ, जैसे हर मंथ का एक ले लिया, या हर अमाउंट का एक ले लिया. ठीक है. या हर स्टेट का एक ले लिया. तो ऐसे वो कॉम्बिनेशंस बना के सैम्पलिंग करता है. तो उसकी 3 तरह की सैम्पलिंग होती है. ठीक है. जिससे हम ऑडिट एविडेंसेस जमा कर पाते हैं. सबसे पहले सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, 100% चीजें चेक करना. बट 100% चीजें हम कब चेक करते हैं? जब पॉपुलेशन छोटी है, 4 असेट है, उसमें सैम्पलिंग करोगे क्या? नहीं. 100% चेक कर लो. ठीक है. या फिर उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा रिस्क है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कुछ करके मतलब नहीं, सारे करने जरूरी है. रिलेटेड पार्टी कहीं भी तकलीफ हो सकती है. ठीक है. या रिपीटेटिव नेचर है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन, जो तुम एक सॉफ्टवेयर का बटन दबाओगे तो तुम्हें मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट या ऑटोमेटिकली सब कुछ चेक करके मिल जाएगा. जैसे एक्सेल में फीचर होता है ना, इज इक्वल टू का साइन लगा के तुमने 100 चीजों पे साइन लगा दिया या 100 चीजों पे फॉर्मूला लगा दिया, तो इफ येस नो तुम्हें तुरंत मिल जाता है. ठीक है. तो उस केस में हम सारे आइटम्स चेक करते हैं. सेकेंड, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, मतलब कि कुछ चीजें, मतलब कुछ चीजें चेक करना, कुछ सैंपल सिलेक्ट करना. किस मे बी जनरली कौन से यूज होते हैं? जैसे कोई हाई वैल्यू आइटम है. ठीक है. जैसे जो भी तुम्हारे परचेज ट्रांजैक्शन है उसमें सपोज 10 करोड़ के ऊपर कोई है या 50 करोड़ के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो उसको सिर्फ चेक कर लिया. ठीक है. सो स्पेसिफिक वैल्यू या हाई वैल्यू. उसके बाद ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टन अमाउंट, जो मैंने बोला, examine items whose recorded values exceed a certain amount so that to verify large population. ठीक है. एक तो उसमें कोई स्पेसिफिक फीचर होना चाहिए, एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, या फिर एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन. तो उसको हम एज अ सैंपल सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. या फिर उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको चेक करना जरूरी है. क्लियर? एंड लास्ट इज ऑडिट सैम्पलिंग. वो फिर हम प्रॉपर एक पूरे पॉपुलेशन से कुछ स्पेसिफिक चीजें, कुछ महीने का, हर महीने में एक ले लिया. हाई वैल्यू वो इतना नहीं देखते, एक स्पेसिफिक हर महीने का एक ले लिया. ठीक है. या हर महीने के 10 उठा लिए, या रैंडम कुछ भी उठा लिया. सो दैट इज कॉल्ड सिंपल सैम्पलिंग. ठीक है. सो दीज आर द 3 टाइप्स जिससे हम ऑडिट एविडेंस जमा करने के लिए सैंपल सेलेक्ट करते हैं. क्लियर? सो हियर इज खत्म हो गया हमारा ऐसे. सिंपल ऐसे है बट ये इंपॉर्टेंट ऐसे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो. ठीक है. और अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस मैं समझ गई, यस समझ गई इज फॉर गर्ल्स ऑफ कोर्स. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट. ठीक है. डू सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो जिसको भी चाहिए इसको जरूर शेयर कीजिएगा. ठीक है.